Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics chapter number 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को स्टडी करें. लेक्चर 22 है आज हमारा. और टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हमारे पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, जो कि हमारे पास कॉन्करेंट फोर्सेस है, जो कि हमारे पास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास कॉन्करेंट फोर्सेस की डेफिनेशन को पहले देखेंगे, ठीक है. सो व्हेन टू और मोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस. जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है और उनका लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास सेम होता है, वो हमारे पास कॉन्करेंट फोर्सेस होती हैं. कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए जो हमारे पास शर्त है वो क्या है कि वो एक ही बॉडी के ऊपर लाई कर रही हो, ठीक है, सेम बॉडी के ऊपर वो लाई कर रही हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो. क्या 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 रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास वो एक्ट कर रही हो ऑन अ सेम बॉडी, ठीक है. ये एक पहली रिक्वायरमेंट है. दूसरी क्या है कि उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो. इसमें मैग्नीट्यूड की कहीं बात नहीं आती कि उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है. बस उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम हो और वो एक्ट कर रही हो सेम बॉडी के ऊपर और दो या दो से ज़्यादा फोर्सेज हो, ठीक है. एक्ट ऑन अ लाइन ऑफ एक्शन जो है वो उसका क्या हो, सेम हो, ठीक है. एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हो और सेम बॉडी पे एक्ट कर रही हो दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, इस टाइप की फोर्सेस हमारे पास कॉन्करेंट फोर्सेस होती हैं, ठीक है. सो होपफुली ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी. डेफिनेशन और क्लैरिफाई होगी और समझ आएगी जब हम फर्दर इस टॉपिक को करते जाएंगे, ठीक है. सो अब देख लेते हैं जो कि हमने टर्म यूज़ की कि वो लाइन ऑफ एक्शन. सो क्या है लाइन ऑफ एक्शन? लाइन ऑफ एक्शन इज़ नथिंग बट इट इज़ वो वाली फोर्स जिसके वो वाली लाइन जिसके अलोंग आपकी फोर्स लग रही होती है. लाइन ऑफ एक्शन क्या है? वो लाइन जिसके अलोंग आपकी फोर्स लग रही है, बेसिकली वही आपका लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है. अब आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही तो आपका लाइन ऑफ एक्शन मैं इस डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगी, भाई यही इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है. सो लाइन ऑफ एक्शन को देख लेते हैं. क्या है इसकी डेफिनेशन? द लाइन अलोंग विच अ फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेज मे बी कंसिडर्ड टू एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है. अब क्या है लाइन ऑफ एक्शन? कि वो लाइन जिसके अलोंग आपकी फोर्स लग रही होती है वो लाइन ऑफ एक्शन है. या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस. अब इस चीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस? इसका मतलब ये है कि देखिए मैंने आपको कहा दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस, तो दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास एक रिजल्टेंट फोर्स बनती है ना. ये नंबर ऑफ फोर्सेस को आप ऐड करते हैं, एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, या अप टू सो ऑन जितनी भी फोर्सेस हैं, जब आप उनको ऐड करते हो तो आपको रिजल्ट में एक रिजल्टेंट फोर्स मिलती है. इसी तरह है ना, राइट? इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है. तो जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को हम ऐड कर रहे होते हैं तो हमें क्या मिलती है? एक रिजल्टेंट फोर्स मिलती है, जिसको हम क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास मे बी कंसिडर टू एक्ट. तो वो भी आपके पास जब एक्ट कर रही होती है किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो उसको भी हम कहते हैं कि वो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन है. वंस अगेन इन अ वेरी सिंपल वर्ड, जो दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस, ठीक है, या नंबर ऑफ फोर्सेस जब आपके पास किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं उसको भी हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं. ये वो फोर्स जिसके अलोंग आपकी जो वो लाइन जिसके अलोंग आपकी फोर्स एक्ट कर रही हो तो वो भी आपके पास क्या है? आपकी लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है. अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है. एग्जांपल से और क्लैरिफाई होगा कि क्या है लाइन ऑफ एक्शन और किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, ठीक है. सो लेट थ्री डॉग्स आर पुलिंग अ पीस ऑफ मीट with force F1, with forces F1, F2 and F3 as shown in figure. The forces are concurrent at their line of action passes through a common point. कहते हैं कि थ्री डॉग्स हैं, ठीक है, जो पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं पीस ऑफ मीट को, जो गोश्त का टुकड़ा होता है, ठीक है. गोश्त को जो है वो गोश्त के टुकड़े को खींच रहे हैं. पहला जो डॉग है उसकी वो F1 फोर्स से गोश्त के जो पीस ऑफ मीट है उसको खींच रहा है, पुल कर रहा है, मतलब अपनी तरफ. वो जैसे खा रहे होते हैं ना, आपने अक्सर देखे होंगे, वो कुछ खा रहे होते हैं डॉग्स, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे की तरफ खींच रहे होते हैं, ठीक है. वो एक एक जोर लगाता है कि वो मुझे मिल जाए, दूसरा जोर लगाता है मुझे मिल जाए, मेरे हिस्से में ज़्यादा आ जाए. तो ये बेसिकली है
तो उससे हम अपनी कॉन्करेंट फोर्स को देखेंगे। तो कहते हैं वो जो पहला डॉग था उसने F1 फोर्स से पीस ऑफ मीट को अपनी तरफ जो है वो पुल किया। डॉग 2 जो था उसने F2 जो था F2 फोर्स से अपनी तरफ पीस ऑफ मीट को जो है वो पुल किया। और डॉग 3 ने F3 फोर्स के साथ पीस ऑफ मीट को अपनी तरफ पुल किया। तो क्यों क्या कहते हैं इन तीनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, क्योंकि ये एक सेम पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। और वो सेम पॉइंट इनका क्या था, वो गोश्त का पीस था, ठीक है, वो पीस ऑफ मीट था जिसके ऊपर ये तीनों जो है वो क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे। क्योंकि फोर्स वाला पॉइंट इनका कॉमन था जिसके ऊपर फोर्स लग रही थी वो तीनों डॉग्स का एक ही। देखें अब ये फॉर एग्जांपल आगे मैं आपको समझाती हूँ, ये पीस ऑफ मीट है, एक ने F1 से फोर्स लगाई, ठीक है, एक ने F2 से लगाई और एक ने F3 से लगाई। तो मतलब सेम पॉइंट पर इनकी फोर्स लग रही है ना। तो जब सेम पॉइंट हो, वो पॉइंट जिसके ऊपर सारी फोर्सेस लग रही हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये कॉन्करेंट फोर्स है। द फोर्सेस आर कॉन्करेंट, कहते हैं फोर्सेस आर कॉन्करेंट। फोर्स कॉन्करेंट है क्यों, क्योंकि भाई इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पास कर रहा है ना कॉमन पॉइंट से। ये भी अगर इस मैग्नीट्यूड से कर रहा है, इस डायरेक्शन में है, लेकिन इसकी जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये F2 से कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है ये इसको क्या कर रहा है, पीस ऑफ मीट को ये भी खींच रहा है, ठीक है। यहाँ से ये क्या कर रहा है, F3 से कर रहा है, F3 से अपनी फोर्स को लगा रहा है, ठीक है। F3 फोर्स लगा के पीस ऑफ मीट को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है, सबकी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन सेम बॉडी के ऊपर लग रहे हैं और सारे एक ही कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं। सो दैट इज वाई वी कॉल इट कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ठीक है। सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि ये हमारे पास बेसिकली कॉन्करेंट फोर्स जो है वो किस तरीके से हमारे पास जो है वो जो है हम उसको शो करेंगे इन फिगर ना। तो देखिए ये मैंने जो है वो एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, ये एक्स बार हो गया, वाई एंड वाई बार, ठीक है। अब देखिए करना क्या है आपने, सिंपल सी बात है, मैंने कहा था एक पीस ऑफ मीट है, ठीक है। सो ये पीस ऑफ मीट को मैंने ग्रीन से शो किया। दिस इज़, मैं फिर भी यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए ताकि आपको ईजी हो जाए। दिस इज़ योर पीस ऑफ मीट, ठीक है, पीस ऑफ मीट है, ठीक है। अब क्या करें, 3 डॉग्स की बात की थी। F1 जो डॉग 1 था उसने फोर्स F1 लगा के पीस ऑफ मीट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, ठीक है। और ये मैंने डॉटेड लाइन से इसका लाइन ऑफ एक्शन बताया, ठीक है, ये इसके लाइन ऑफ एक्शन है। अब बात असल में देखें, तो मैं क्या कह रही थी आपको कि यहाँ पर जो है ये F1 फोर्स है, उसने जो है पीस ऑफ मीट को पुल किया, सो ये F1 फोर्स हो गया और ये डॉटेड लाइन होगी जो आप इसकी मतलब इस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लग रही है। सो दिस इज़ योर लाइन ऑफ एक्शन। बेसिकली इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो लाइन है, अब मैं ये वाली जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पर एक लाइन लगाई तो मैंने इसके ऑपोजिट में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। एक लाइन ये है ना, तो मैंने इसके ऑपोजिट में एक लाइन जो कि रेड मार्कर से मैंने ड्रॉ की थी, फिर दूसरी मैंने रेड कलर से ड्रॉ की ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। F2 की बात करते हैं, डॉग 2 की बात करते हैं, जो कि पीस ऑफ मीट को इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है। उसने फोर्स F2 लगाई, जिसको मैंने ये बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट करा कि इस डायरेक्शन में आपकी जो है वो फोर्स, इस डायरेक्शन में आपकी फोर्स जो है वो लग रही है। अब देखें यहाँ पर देखें, इसको मैंने ग्रीन मार्कर से बता दिया, ठीक है। ये लाइन थी, इसके ऑपोजिट में ये लाइन आ रही है, तो मैंने यहाँ पर इस ग्रीन लाइन के ऑपोजिट, ग्रीन मार्कर जिससे जो मैंने लाइन ड्रॉ की, इसके ऑपोजिट में ये लाइन आ रही है जिसको मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया। देन है F3, डॉग 3 ने जो पीस ऑफ मीट को अपनी तरफ पुल किया वो फोर्स F3 थी और उसको मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया। दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स यू द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसके ऑपोजिट में ये लाइन बन रही, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसमें कॉन्करेंट फोर्स क्या है, देखिए ये लाइन ऑफ एक्शन है, क्योंकि सारे डॉग्स एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो वो है कॉमन पॉइंट से पास, इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, लाइन ऑफ एक्शन ये कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। ये लाइन ऑफ एक्शन था, एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। ये लाइन ऑफ एक्शन था, एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। ग्रीन मार्क F2 को देखिए, ये लाइन ऑफ एक्शन था, इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। ये मतलब सेम पॉइंट से पास हो रहा है, तो इन सब की फोर्स एक ही जगह पर लग रही है। इन तीनों डॉग्स की फोर्स एक ही जगह पर लग रही है, विच इज़ योर पीस ऑफ मीट। पीस ऑफ मीट के ऊपर इन तीनों की फोर्स लग रही है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है। ये एक ही उसके अलॉन्ग जो है वो अपनी फोर्स को लगा रहे हैं, डायरेक्शन का मसला नहीं है, वो जिस डायरेक्शन
डायरेक्शन में भी लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि फोर्स वाला पॉइंट कॉमन है, तीनों की फोर्स जो है वो एक ही पॉइंट पे लग रही है, वो कौन सी थी, पीस ऑफ मीट पे थी, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास क्या है, वो सेम है, और ये एक कॉमन पॉइंट से जो है हमारे पास जो है वो पास हो रहे हैं। लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या हमारे पास सेम है ना, एक ही और एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, ये इनका कॉमन पॉइंट है, ठीक है, मीट जो है कॉमन पॉइंट है, और हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास क्या है, फोर्सेस कॉन्करेंट क्यों है, फोर्सेस कॉन्करेंट इसलिए कि सब एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट क्या है आपका, पीस ऑफ मीट है, तो ये हमें बता रहा होता है क्या, कि ये हमारे पास कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारे पास के इक्विलिब्रियंट फोर्स। इक्विलिब्रियंट फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को भी हम देख लेंगे, ठीक है, ये भी क्या ईजी है। इसको क्या देखना है हमने कि इक्विलिब्रियंट फोर्स हमारे पास क्या, अच्छा इक्विलिब्रियंट फोर्स को बेसिकली बैलेंस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस कैन बी बैलेंस बाय अ सिंगल फोर्स कॉल्ड इक्विलिब्रियंट फोर्स, ठीक है। तो कहते हैं कि जो कॉन्करेंट फोर्सेस होती है उनको भी तो बैलेंस करने के लिए एक फोर्स होनी चाहिए ना, ठीक है, तो वो कौन सी फोर्स होती है, वो इक्विलिब्रियंट फोर्स होती है। अब दिस इक्विलिब्रियंट फोर्स इक्वल बट ऑपोजिट टू द रिजल्टेंट फोर्स, ये इक्विलिब्रियंट फोर्स जो होती है वो क्या होती है, इक्वल तो होती है, इनकी जो फोर्स होती है वो इक्वल होती है, बट ऑपोजिट टू द रिजल्टेंट फोर्स, तो ये जो फोर्स होती है इक्विलिब्रियंट फोर्स जो बैलेंस करती है आपकी कॉन्करेंट फोर्स को, ये ऑपोजिट होती है किसके, रिजल्टेंट फोर्स के। सो कैसे आप इसको बताएंगे, देखें ये आपकी फोर्स F1 थी, ठीक है, ये आपकी फोर्स F1 हो गई, ये इसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स आएगी वो इक्विलिब्रियंट होगी, लेकिन क्या होगी कि वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन भी हमें बता रही है ये, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है, और इसको बैलेंस करने के लिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। सो दिस इज योर, अब इसका जो इक्विलिब्रियंट फोर्स है जो इसको बैलेंस करी है वो ये लाइन बैलेंस करी, ठीक है, बात समझ आ रही है, ये सारे पॉइंट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, समझ आ रही है बात क्या हो रही है, इंटरकनेक्टेड है सारे पॉइंट्स। कॉन्करेंट फोर्सेस क्यों थे, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम था, सारे एक ही पॉइंट से, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये कि जब सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से गुजरी हो, ये भी एक पॉइंट से गुजरी है, F2 भी एक पॉइंट से गुजरी है, F3 भी एक पॉइंट से गुजरी है, जब सारी फोर्सेस एक पॉइंट से गुजरी है, सो जब ऐसा केस आ जाए तो हम कहते हैं कि तो हमारे पास कॉन्करेंट फोर्स है, और कॉन्करेंट फोर्स को भी बैलेंस करने के लिए एक फोर्स है जो कि इक्विलिब्रियंट फोर्स है, ठीक है, जो उसको गिरने नहीं देती उस फोर्स को, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, F1 को बैलेंस करने के लिए ये फोर्स है जो कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, F2 को बैलेंस करने के लिए ये फोर्स है जो कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, F3 को बैलेंस करने के लिए फोर्स है जो कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इक्विलिब्रियंट फोर्स है। होप कि ये जो है वो ये जो पॉइंट है आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन थ्रू एग्जांपल। अब हम जो है वो इसी चीज़ को जो है हम थोड़ी सा उसमें देखेंगे, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, थ्रू एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सो क्या है हमारे पास एग्जांपल कि हमारे पास कंसीडर टू कॉन्करेंट फोर्सेस F1 एंड F2 और F1 एंड F2 दो फोर्सेस हैं, दोनों कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। क्यों कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, दोनों एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं इसीलिए वो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, ठीक है। और F1 फोर्स जो है वो इक्वल है 763 न्यूटन की, क्योंकि फोर्स है तो यूनिट हमारे पास न्यूटन लगेगा। फोर्स F2 जो है वो हमारे पास इक्वल किसके है, 525 न्यूटन के, और जो एक्ट कर रहे हैं राइट एंगल टू ईच अदर। बात याद रखें, दो फोर्सेस गिवन है, F1 गिवन है, F2 गिवन है, F1 की वैल्यू भी गिवन है, F2 की वैल्यू भी गिवन है। ये चीज़ याद रखें कि इसको ड्रा करने का क्या तरीका होगा, अपने से डायरेक्शंस नहीं लगानी स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने हर एक चीज़ को समझना है। डायग्राम्स बनाते वक्त स्टूडेंट्स को बहुत मसला होता है, हालांकि सब कुछ बता रखा होता है कि कैसे ड्रा करना है। राइट एंगल का मतलब यूं, ठीक है, इस तरीके से आपके पास राइट एंगल बनता है, राइट एंगल टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। अब मैं आपको फिगर के थ्रू ये चीज़ समझा देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये वो फिगर है, मैंने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे एक्स बार हो गया, वाई एक्सिस हो गया, वाई बार हो गया, ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। F1 फोर्स थी, ठीक है, और F2 फोर्स थी। इन्होंने कहा था कि वो एक दूसरे के राइट एंगल पर है, मतलब वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो मतलब इस तरीके से, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल तो आपके पास इसी तरह से बनता है, यानी ये F1 हो गई फिर आपकी, और ये F2 हो गई, जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब ये चीज़ आप कहेंगे यहाँ मैडम ने ड्रा क्यों नहीं की, तो वो इसलिए ड्रा नहीं की ना क्योंकि देखिए दोनों फोर्सेज आपके पास पॉजिटिव है,
तो फिर आपके पास पहला ही क्वाड्रेंट होता है जिसके अंदर दोनों वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव में होती हैं। ऐसा ही है, आपको हर चीज़ का पता चल गया क्योंकि आप शुरू से जो है वो देख रहे हैं लेक्चर्स, ठीक है। और नहीं भी देख रहे तो ये सिंपल सी बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। या आपके पास वाई पॉजिटिव होता है, दिस इज़ योर एक्स नेगेटिव होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। फिर एक्स भी नेगेटिव है तो वाई आपके पास नेगेटिव है, फिर यहाँ पर वाई नेगेटिव है और ये आपके पास एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तो ये F1 बना दी जो कि 763 न्यूटन की। ज़ाहिर है इसको मैंने मेजर तो नहीं किया, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वो जो हम लोगों ने पीछे स्केल सेलेक्ट करना, जो आपको कॉमन स्केल जो होता है उसको हम देखते हैं कि F1 मतलब 10 जो है वो 1 के इक्वल है, 2 जो है वो 3 से एम के इक्वल है, तो इस 2 जो है वो 10 के इक्वल है। तो इस तरह हम कॉमन स्केल ड्रॉ करते थे। अब हम आ जाते हैं अपने कि अब हमने फाइंड करना है इसका रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि हमने कहा था कि अब ये कॉन्करेंट फोर्स क्यों है सच, ये बात देख लें। दोनों एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पास कर रहे कॉमन पॉइंट से। दोनों देखिए मिल रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, तो जब मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि ये इनका जो ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक कॉमन पॉइंट से गुजर रहे हैं, ठीक है। दोनों एक कॉमन पॉइंट से गुजर रहे हैं। अब देखें ज़रा यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे हैं। अब हमने फाइंड करना है इनकी रिजल्टेंट फोर्स। जाहिर है इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इनको एक वेक्टर की फॉर्म दे दी, ठीक है, फिगर में ड्रॉ किया, अब हम इनको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमें एक रिजल्टेंट फोर्स मिलती है। अब आप एक चीज़ देखिए, इसके रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा क्या, टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। मुझे रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना पड़ेगा। ये मैंने F1 ले ली बिल्कुल एज इट इज, ये मैंने F2 ले लिया, ठीक है, जिसको हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये F1 हो गई, ये F2 हो गई, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली विच इज़ योर हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है। बेस की वैल्यू 76 जो कि F1 फोर्स थी 763 न्यूटन, परपेंडिकुलर 525 न्यूटन, हाइपोटेन्यूज हमारे पास हमें नहीं पता, जो कि हम आगे एज ए रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपका रिजल्टेंट है जो हम फाइंड करेंगे। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए पाइथागोरस का यूज़ करना पड़ा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का। सो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लें। ये जो वैल्यू होगी इसका स्क्वायर लेंगे और इक्वल किसके होगी, बेस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गई, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिया, इक्वल किसके हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर। अब क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, इस पर तो स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, तो स्क्वायर को हमने हटाना है। तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ से अंडर रूट लिया तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया और इन दोनों के ऊपर अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अब हमने बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से बेस की वैल्यू 763 न्यूटन, परपेंडिकुलर की वैल्यू 525 न्यूटन, ठीक है। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर को भूलना नहीं, इन दोनों का स्क्वायर लें सो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें तो ये वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 857794, ठीक है, 857794 ये वैल्यू आ गई। अब इसका अंडर रूट कैलकुलेटर मिले सो वो आ जाएगा 7926.17, जो कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, मतलब आप इन तीन वैल्यूज़ भी आप ले सकते हैं, पॉइंट से पहली वैल्यू भी, तो 926 आपका क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, अपने इधर जो है वो हाइपोटेन्यूज की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको आगे वाले सेक्शन में बताती हूँ। अच्छा, फिगर ड्रॉ करने से पहले देखिए मैंने तो पहले फाइंड कर ली थी रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, और अब हमने उसकी डायरेक्ट एंगल भी बतानी, ठीक है, क्योंकि अब हम कह रहे हैं ना कि कॉमन पॉइंट जो है वो कॉन्करेंट फोर्सेस वो होती हैं कि जो आपके पास क्या हो, जो एक कॉमन पॉइंट से गुजर रही हो, ठीक है। अब कितनी फोर्स लगाई है, ठीक है, उसने, और कितने एंगल से लगाई है, ये चीज़ भी तो मैटर करती है ना। अब देखें मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ किया, मैं आपको फिर बताती हूँ, ये आपके बस चलिए बता देती हूँ। पहले ये F1 फोर्स थी, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बताई, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, एक्स एक्स बार, वाई एंड वाई बार। उसके बाद फोर्स F1 ली जो कि 763 थी, ठीक है, फोर्स F2 ली जो कि 525 न्यूटन थी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये हमारे पास, हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी थी, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स हमने, आप कहेंगे कि हमने तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज था, ये आपके पास बेस थी, ठीक है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर था, ऐसा ही था, तो बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन हमने क्या, इस वाले फिगर को देखना है, ठीक है, इसमें हमने अपनी पुटिंग वगैरह करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये रिजल्ट, अब हमने फाइंड किया रिजल्टेंट फोर्स, आपने देखा ना, जो कि मैंने अभी फाइंड किया, हमारे पास क्या था, हाइपोटेन्यूज 926, जो कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स थी, हमने हेडिंग रिजल्टेंट फोर्स की बनाई थी, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट फोर्स
एफ आर इज इक्वल टू 926 न्यूटन, ऐसे ही था। अब आप कहेंगे यहाँ क्यों नहीं बनाई, यहाँ नहीं बनानी, देखें ऐसे बनानी है कि ये दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर सके। और बैलेंस कैसे करेगी, रिजल्टेंट फोर्स, ये दरमियान में आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई, ठीक है, तो ये इस तरीके से बैलेंस करेगी ताकि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो गिरे ना। अब देखें ये F1 है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने डॉटेड लाइन से ये वाली जो F1 है ये इसको बैलेंस करेगी, ठीक है, F1, ठीक है। ये F2 फोर्स, ये F2 थी, इसको जो बैलेंस करने के लिए मतलब जो इसकी पैरेलल फोर्स आ रही है वो ये मतलब ये इसको बैलेंस करेगी। अब ये आपके पास कौन सी फोर्स आ रही है, रिजल्टेंट फोर्स आ रही है, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास ये दरमियान में आ गई, ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई। अब इसको भी तो बैलेंस करने के लिए एक फोर्स होगी ना, वो ये फोर्स है, ठीक है, जो कि इसके इक्वल मैग्नीट्यूड में होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अच्छा, आपने सिर्फ डायग्राम में ऑपोजिट डायरेक्शन शो करनी है, साइन नेगेटिव नहीं लगाना, ठीक है। सो ये आपकी कौन सी फोर्स है, जो कि बैलेंस फोर्स है, जिसको हम इक्विलिब्रियंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। सो क्या हो गया, F1 फोर्स, ठीक है, इसके जो इक्विलिब्रियंट फोर्स थी वो ये थी, F2 की इक्विलिब्रियंट फोर्स ये थी जो कि बैलेंसिंग फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स की भी जो है बैलेंसिंग फोर्स ये है जो कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अब इसके एंगल भी तो बताना है ना कि किस एंगल से जो है वो ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, ठीक है, ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। सो एंगल के लिए आपको पता है थीटा साई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स, या आप इसको ऐसे भी लिखते हैं साई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स, ठीक है। तो अब क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर लें एफ। अच्छा, ये जो हम लोगों ने एंगल, अच्छा ठीक है, ये मैं आपको पॉइंट बाद में बता देती हूँ, टेंजेंट इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स। सो ये इन दोनों की वैल्यू पुट करें, एफ वाई की एफ एक्स की, ठीक है, एफ वाई मतलब F2 की और F1 जो है वो एफ एक्स जो है F1 की, ठीक है, F1 ये आपके पास F1 की वैल्यू 763 और ये 525 जो है वो इसकी है, F2 की है, ठीक है। इन दोनों को जो है वो डिवाइड करें, सो यू विल गेट 0.6880 और साथ टेंजेंट इन्वर्स आ जाएगा। अब इसका इन्वर्स लें तो ये वैल्यू आ जाएगी। सो आपके पास ये उसकी जो है वो एंगल की वैल्यू आ गई कि मतलब 34.5 डिग्री के एंगल के साथ जो है वो इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। मतलब इन फोर्सेस को जो बैलेंस किया हुआ है वो किस एंगल, कितनी फोर्स थी वो इन फोर्सेस को बैलेंस कितनी फोर्स ने किया था, 926 न्यूटन की फोर्स ने, और कितने एंगल से किया था, 34.5 डिग्री। अच्छा, ये जो फार्मूला ये हमें एक ये हमारे पास ये जो फार्मूला ये आपको एक्चुअल एंगल नहीं देता, ये आपको रेफरेंस एंगल देता है, ठीक है, लेकिन आपने एक्चुअल एंगल भी तो फाइंड करना है ना। अगर आपने इसका एक्चुअल एंगल फाइंड करना है जिसको हम इक्विलिब्रियंट एंगल भी कहते हैं, तो उसके लिए आपको फार्मूला पता है कि एक्चुअल एंगल आपका हमेशा स्टार्ट होता है आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। सो आपने अपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आना है और ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो मतलब कि अब यहाँ एक्चुअल एंगल स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे आपको पता है वैल्यू 180 डिग्री होता है, ठीक है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है, और यहाँ 270 और यहाँ 360, ऐसा ही है, ठीक है। तो अब एक्चुअल एंगल 0 से स्टार्ट हुआ तो उसे तो छोड़े, यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ 180 इसने कंप्लीट कर ली, लेकिन 180 से कुछ ज़्यादा किया, और कुछ कितना ज़्यादा किया। अब जाहिर है देखें यहाँ पर एंगल 34.5 डिग्री बना है, ये जो फोर्स थी इक्वल उतना ही फोर्स थी, तो यहाँ भी जो एंगल बनेगा वो भी 34.5 डिग्री का ही होगा, सेम फोर्स और सेम एंगल के साथ ही बैलेंस करेगा, ठीक है। सो इतना इसने कंप्लीट किया जी, कितना कंप्लीट किया, 180 इसने कंप्लीट किया, लेकिन 180 से कुछ ज़्यादा किया, और कुछ कितना ज़्यादा किया, 34.5 डिग्री का ज़्यादा किया, और क्योंकि ज़्यादा हो रहा है तो ऐड होगा, इन दोनों को ऐड करें सो आपको अपना एक्चुअल एंगल मिल जाएगा कि टोटल एंगल कितना था आपके पास, 214.5 डिग्री का एंगल था। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर आज हमने पढ़ा कि हमारी कॉन्करेंट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है फिजिक्स के अंदर। हमने इसकी डेफिनेशन देखी, इसकी एग्जांपल देखी, लाइन ऑफ एक्शन को डिस्कस किया, इक्विलिब्रियंट फोर्स को डिस्कस किया, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म निकाली प्रॉपर्ली, हालांकि बुक में इस तरह क्या नहीं है। सो इन नोट्स का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगे सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कौन सा है नाम बता देती हूँ, टॉर्क, जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। उस लेक्चर में इंशाल्लाह मिलूंगी आपके साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।